इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की बुक आर्थिक विकास की समझ का पहला चैप्टर विकास के बारे में जानेंगे। विकास क्या है या प्रगति क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। विकास या प्रगति के बारे में सभी लोगों के विचार अलग अलग हैं। एक कार्य किसी के लिए विकास है तो वही कार्य दूसरे के लिए बर्बादी या विनाश का कारण हो सकता है। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, ज़्यादा बांध बनाने से ज़्यादा विद्युत बनेगी, जबकि ग्रामीण जिनकी ज़मीन बांध बनने के कारण जलमग्न हो जाएगी वो अधिक और बड़े बांधों का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बांध का बनना, बड़े बांधों का बनना उद्योगपति के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वही बड़े बांध जो वहाँ के ग्रामीण हैं या आदिवासी लोग जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके लिए बर्बादी का कारण हो सकता है। जबकि जो ग्रामीण लोग हैं या आदिवासी लोग हैं वो क्या चाहेंगे, सिंचाई के लिए छोटे चेक बांध या तालाब को पसंद करेंगे। तो हम कह सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। एक के लिए जो विकास है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे देखिए, एक उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उस जगह पर फैक्ट्री बनाना उद्योगपति के लिए विकास है, लेकिन वहाँ आसपास के लोगों के लिए वो विकास का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा पेड़ काटना और फैक्ट्री लगाने का मतलब वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, वहाँ पर पास में रहने वाले ग्रामीणों को या वहाँ पर रहने वाले लोगों को इसका सबसे अधिक नुकसान होगा। अब देखिए, विकास क्या है। विकास का मतलब है अगर किसी को नियमित रूप से काम मिल रहा है, उनको अच्छी मजदूरी मिल रही है और जो वो उत्पादन कर रहे हैं या उपज मिल रही है उनको अगर अच्छी कीमत मिल रही है, उनसे लोग बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं, स्वतंत्रता उनको मिली हुई है, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलना, ये भी बहुत से कारक है जो विकास को मापते हैं। जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती, भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक वस्तुओं पर भी बेहतर जीवन निर्भर करता है। जैसे स्वतंत्रता, मित्रता, सुरक्षा को हम माप नहीं सकते, ये अमूल्य होते हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं केवल भौतिक कारक ही नहीं, अभौतिक कारक भी जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में दिखा रखा है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और जो वहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ये बांध को ऊंचा किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखिए किसी व्यक्ति को कहीं दूर दराज नौकरी मिलती है तो वह उसे स्वीकार करने से पहले कुछ कारकों पर विचार करेगा। वो ज़रूरी नहीं कि दूर उसको नौकरी मिल रही है, उसकी आय अच्छी है तो वो उसको स्वीकार ही कर लेगा। तो उसके लिए क्या क्या देखना है, क्या क्या कारक हैं जिन पर वो विचार करेगा कि देखिए परिवार को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी तरह से उसको नियमित रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ रहा है वहाँ पर काम करने से, कार्य के कितने घंटे हैं, छुट्टियों की सुविधा है या नहीं है, कार्य की सुरक्षा है या नहीं है। तो इस तरह से ये सारे कारकों पर वो विचार करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति केवल जो नौकरी इसीलिए नहीं कर रहा कि उससे उसको ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है, उसके साथ साथ उसे अन्य जो अभौतिक कारण हैं उनको भी संतुष्ट होना आवश्यक होता है। लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर
आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कार्य के उचित घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए, छुट्टियों की भी सुविधा है, उसके परिवार के लिए सुविधा है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं हैं परिवार के लिए, और अगर नियमित रोजगार है और जो कार्य वो कर रहा है उससे उसके स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वो दूर में भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास। यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग हो सकती है। देश के विकास के बारे में लोगों की धारणाएं अलग अलग, या हम कह सकते हैं आपस में विरोधी भी हो सकती हैं। विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, अपने देश का ई कचरा गरीब देशों में पहुंचा देते हैं। इससे देर सवेर क्या होता है, गरीब देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपने फ़ायदे के लिए विकसित राष्ट्र क्या कर रहे हैं, ई कचरा दूसरे देशों में पहुंचा दे रहे हैं जो गरीब देश हैं। गरीब देश पहले उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में उनको इससे नुकसान उठाना पड़ता है। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अल्प विकसित या अविकसित क्यों कहा जाता है। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमें दो विद्यार्थियों की तुलना करनी है तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उसमें देखनी होंगी। हमें केवल उसके जो प्राप्तांक हैं वो नहीं देखने होंगे, कितने उसके मार्क्स मिल रहे हैं केवल वही नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, उसमें विद्यार्थी में सहयोग की भावना है या नहीं है, विद्यार्थी का मित्रतापूर्वक व्यवहार है या नहीं है, उसमें रचनात्मकता का गुण है कि नहीं है, वो खेलों में सहभाग करता है या नहीं करता है, संगीत के प्रति उसका कितना रुझान है। इन सब चीज़ों के आधार पर हम दो विद्यार्थियों की तुलना कर सकते हैं। यही बात किसी भी देश के विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए आय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अधिक आय का मतलब क्या होता है, अगर किसी देश की आय अधिक है तो इसका मतलब वो देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को पूरा करने के लिए अधिक खर्च कर सकते हैं या अधिक क्रय शक्ति उसमें होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी देश की आय अधिक है, आय अधिक होने का मतलब वो अपनी मानवीय आवश्यकता की सभी वस्तुओं पर अधिक से अधिक उपभोग कर सकता है या अधिक से अधिक खर्च कर सकता है। इसी तरह से देखिए आप, किन्हीं भी दो देशों के बीच तुलना करने के लिए आय महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उपयुक्त माप नहीं है। क्यों नहीं है उपयुक्त माप? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है। क्योंकि किसी भी देश की आय हम कैसे निकालते हैं, उस देश की औसत आय को वहाँ की जनसंख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं, देखिए कुल जो आय होती है किसी देश की, औसत प्रति व्यक्ति आय से अगर हम वहाँ की जनसंख्या को गुणा कर देते हैं, उस देश की कितनी जनसंख्या है, तो क्या निकल जाता है, कुल आय निकल जाती है। तो कुल आय किसी भी देश की उपयुक्त माप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या जो है ये अलग अलग होती है। इसलिए किसी देश के विकास को हम प्रति व्यक्ति आय के द्वारा माप सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल आय में, अगर हम वहाँ की कुल जनसंख्या, कुल आय या इनकम समझ लीजिए, मैं वहाँ का टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी देश के विकास को हम प्रति व्यक्ति आय के द्वारा माप सकते हैं। अब देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार
देशों का वर्गीकरण करने में जो औसत आय का मापदंड है इसका प्रयोग किया गया। वो देश जिनको 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 US प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। और भारत किस में आता है? मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 2017 में थी, कितनी थी? $1,820 थी। तो हम कह सकते हैं ये समृद्ध देशों से तो कम है, लेकिन जो गरीब देश हैं उनसे अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, या हम कह सकते हैं भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। अब देखिए, औसत आय जो है ये तुलना के लिए तो उपयोगी है, फिर भी यह कुछ असमानताओं को छुपा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉलम, ये टेबल दे रखी है, दो देश की तुलना की गई है। पहला क देश है और दूसरा ख देश है। यहाँ पे 5 लोगों की औसत आय दे रखी है। पहले देश की औसत आय पहले व्यक्ति की कितनी है? 9,500, दूसरे की 10,500, तीसरे की इसी तरह से ये 9,800, 10,000 और अगले की 10,200। इनकी कुल आय अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी? सबको जोड़ देंगे 50,000। और अगर औसत आय निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। तो हम कह सकते हैं कि क देश की जो औसत आय कितनी है? 10,000 रुपया। और ख देश की देखिए औसत आय कितनी है? यहाँ पर भी कुल आय, इन सबको हम जोड़ेंगे। पहले की आय कितनी है? 500 रुपया, दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी 500 है, लेकिन जो 5वां व्यक्ति है इसकी आय कितनी है? 48,000 रुपया है। अब हम पाँचों लोगों की आय को जोड़ेंगे, ये कितना निकलेगा? ये भी 50,000 निकलेगा। और 50,000 में क्योंकि 5 व्यक्ति है, 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 10,000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देश क की औसत आय भी 10,000 रुपया है और ख की जो औसत आय है ये भी 10,000 रुपया है। लेकिन देखिए इन दोनों में बड़ी असमानता क्या है? यहाँ क देश में आय का वितरण लगभग समान है, सबकी आय लगभग बराबर है, सबकी क्रय शक्ति लगभग बराबर है। लेकिन जो ख देश है यहाँ पे बहुत अधिक असमानता है लोगों की आय के बीच में। क्या है? देखो, जो शुरू के 4 व्यक्ति हैं इनकी औसत आय केवल 500 रुपया है, जबकि जो 5वां व्यक्ति है इसकी औसत आय कितनी है? 48,000 रुपया है। तो यहाँ पर इनकी आपस में ही जो औसत आय है इनमें बहुत अधिक अंतर है। यहाँ हम कह सकते हैं इनके बीच की खाई बहुत अधिक है। तो इससे औसत आय तुलना के लिए उपयोगी तो है, लेकिन फिर भी इसमें ये कुछ असमानताएं जो हैं ये नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए आय और अन्य मापदंड। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में भारत के 3 राज्य दे रखे, हरियाणा, केरल और बिहार। यहाँ पर इनकी प्रति व्यक्ति आय दे रखी है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और केरल में उससे कम है, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय इन दोनों राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। लेकिन हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाणा केरल से पीछे है। कैसे है? देखिए, इसको हम यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। इस टेबल में दिखा रखा है हरियाणा, केरल और बिहार की शिशु मृत्यु दर यहाँ पे दिखा रखी है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में दिखा रखी है, और साक्षरता दर दिखाई है, निवल उपस्थिति अनुपात दिखाया है। तो हरियाणा में जो शिशु मृत्यु दर है ये केरल से अधिक है, और यहाँ पे जो साक्षरता दर है ये केरल से कम है। इसी तरह से निवल उपस्थिति अनुपात जो है ये केरल से कम है। देखिए, केरल की औसत आय हरियाणा से कम होते हुए भी यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या है? हरियाणा से कम है।
और जो साक्षरता दर है ये 94% है, बहुत अधिक है साक्षरता दर। इसी तरह से निवल उपस्थिति अनुपात जो है ये हरियाणा से अधिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केरल में क्या दिखा रखा है कि आय हरियाणा से कम होते हुए भी जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सेवाएं वहाँ पर अच्छी हैं। वहाँ पे स्कूल ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी अधिकतर लोगों तक पहुँच रही हैं, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या हैं, साक्षर हैं और ज़्यादा लोग वहाँ पर स्वस्थ हैं, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर वहाँ पर कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास को मापने का केवल आय या इनकम ही एक मापदंड नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो भी उस विकास को मापने में सहायक होती हैं। अब देखिए सार्वजनिक सुविधाएं। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा व सस्ता तरीका क्या है? इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से अधिक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना। जैसे अभी हमने हरियाणा और केरल के बीच में देखा, केरल में साक्षरता दर अधिक है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्कूल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो चिकित्सालय हैं या हम कह सकते हैं चिकित्सा से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे हैं। अगर ये जो सामूहिक रूप से विद्यालय खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, इससे क्या होगा, कोई भी अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं हो पाएगा। आय से हम क्या कर सकते हैं? देखिए भौतिक चीज़ तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं। आय से हम बिना मिलावट की दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह से हम आय से संक्रामक बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। अभी हमने इतनी बड़ी महामारी कोरोना काल में देखा, कोरोना की चपेट में गरीब भी आया और अमीर भी आया। तो हम कह सकते हैं आय जो है संक्रामक रोगों से बचाव नहीं करती है। तो इस तरह से अगर सार्वजनिक सुविधाएं सरकार या कोई भी देश ज़्यादा से ज़्यादा देगा, उस देश का उतना ही अधिक विकास होगा। अब देखिए विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब है विकास का वर्तमान स्तर भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहना चाहिए। या हम कह सकते हैं अगर जो विकास का स्तर ऊंचा हो और ये भावी पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे तो इसे बोलते हैं धारणीय विकास कहते हैं। मतलब जो विकास हो रहा है इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पर्यावरण को नुकसान होगा, नवीनीकृत जो साधन है ये समाप्त होते जाएंगे तो भावी पीढ़ी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण के गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमा का ख्याल नहीं रखते। अगर किसी देश में वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है, उसका असर दूसरे देश में भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए धारणीय विकास से संबंधित ये हम इससे समझ सकते हैं। भारत में भूमिगत जल, देखिए अभी जो कुछ स्टडी हुई है उसके आधार पर पता चला है 300 जिलों से सूचना मिली है यहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में जो भूमिगत जल है ये 4 मीटर से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसका क्या कारण रहा है? इसका ये कारण रहा है जितनी बारिश हो रही है, बारिश से जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है। ज़मीन के नीचे का पानी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ये ज़मीन का जो जल स्तर है ये 4 मीटर तक नीचे चला गया है। तो अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी या पानी की और तरह की समस्याएं उससे उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए हमें धारणीय विकास के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए। यानी जो वर्षा का जल है उसको या तो ज़मीन में डाला जाए या फिर से उसको उपयोग किया जाए जिससे कि ज़मीन के जो भूमिगत जल है ये कम ना हो। इसी तरह से
वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। विद्युत का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए और ऐसे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों को विकास का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा प्रदूषण होने से आने वाली जो पीढ़ी है उनको विकास का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, जल जो है ये क्या है? नवीकरणीय साधन है। नवीकरणीय साधन का मतलब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, फिर से ये मिलते जाता है। कैसे? फिर बारिश हो रही है, फिर मिलते जा रहा है। लेकिन अगर हम बारिश का पानी जितना हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो जल की धीरे धीरे कमी होने लगेगी। इसी तरह से गैर नवीकरणीय साधन वे साधन हैं जो वर्षों से प्रयोग होने के बाद समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला है, इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अगर ये समाप्त हो गया तो फिर मिलने में इसको हज़ारों साल लगेंगे। इसी तरह से पेट्रोलियम है, अगर ये समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनके निश्चित भंडार हैं, इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, अगर होती भी है तो बहुत धीरे धीरे होती है। इसी तरह से देखिए, जो कच्चा तेल ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसीलिए जो कहा जाता है कि जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं वो आवश्यकता अनुसार चलानी चाहिए जितनी भी, जिससे कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इसकी खपत कम से कम हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये साधन जो हैं ये मिलते रहें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को तो फ़ायदा हो ही हो और साथ ही जो आने वाली पीढ़ी हो उसको भी फ़ायदा हो, क्योंकि जो विकास है इससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है ये केवल एक राष्ट्र को या राज्य को नहीं हो रहा है। ये क्योंकि हम कह सकते हैं पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। एक देश में अगर पर्यावरण है, जल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, इसका असर दूसरे देशों में भी पहुंचता है। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विकास ऐसे किया जाना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिल सके। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्री लगनी है, उसके लिए पेड़ काटे जाने आवश्यक है, वहाँ के पेड़ काटकर दूसरी जगह पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और जो नवीकरणीय संसाधन है या जो ऐसे संसाधन हैं जो फिर से आसानी से नहीं उपलब्ध होते हैं, उनको सोच समझकर प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे वो भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहें और विकास का फ़ायदा उन तक पहुंचता रहे।